आपने तो कई क्रिकेटर्स को ग्रूम किया है, पिक किया है। वीरेंद्र सहवाग की मुझे एक लाइन याद आती है। वो कहते हैं कि जितने भी भगवान है सब दादा के गले में दिखाई देते हैं। क्योंकि उसको बोलना पड़ता था कि वीरू थोड़ा डिफेंस भी कर ले क्योंकि जब भी वो बैटिंग करने जाते थे, मैं पहला कप्तान होगा किसी खिलाड़ी को वनडे क्रिकेट में। वीरू तब टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट था, T20 क्रिकेट तब शुरू नहीं हुई थी, और वीरू बहुत बड़ा प्लेयर था इंडिया के लिए। मैं सब जगह कहता हूँ कि गावस्कर के बाद सबसे बड़ा ओपनर है वीरेंद्र सहवाग। और जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट मैच में बैटिंग की, हम तो हमारे ज़माने में हम टेस्ट मैच खेल के बड़े हुए हैं। आप भी जब यंग थे तो आप भी टेस्ट मैच देख के बड़े होते थे। अभी तो T20 भी आया हुआ है। तो मैंने इतना बड़ा प्लेयर बहुत कम देखा है। तो मैं वनडे में जब वो खेलता था तो शायद मैं एक ही कप्तान होगा, वो ओपन करते थे कभी कभी मेरे साथ, कभी सचिन के साथ। तो मैं जाके बोलता था उनको कि वीरू थोड़ा डिफेंस कर ले, वनडे क्रिकेट में थोड़ा सा डिफेंस कर ले, कि इतना मारते थे वो। तो इन सब के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था, क्योंकि उनकी शुरुआत हुई मेरे ज़माने में, मैं कप्तान था। उनको मैं स्टेट से उठा उठा के लेके आए, देश के लिए खिलाए, और वो सक्सेसफुल भी हुए। ज़िंदगी में जब आप देश के लिए खेलते हो, किसी भी टीम में खेलते हो, तो आपके साथ ना रिश्ता बन जाता है। क्योंकि साल में 6-7 महीने एक साथ, जितनी टाइम आप उस समय फैमिली के साथ गुजारते थे उससे ज़्यादा प्लेयरों के साथ गुजारते थे, तो वो रिश्ता बन जाता था। दादा आप बैक भी करते थे अपने प्लेयर्स को, करना ही पड़ता। मैं हाँ, वो स्टोरी बताइए कैसे आपने वीरेंद्र सहवाग को बोला कि अब तुम ही ओपनिंग करोगे? वो तैयार नहीं थे उसके लिए? नहीं, बैक करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है। आप खुद तो अकेला टीम को जिता नहीं सकते। आपके 11 खिलाड़ी अच्छे खेलेंगे तो तभी आप जीतोगे। और ये जब यंग लोग आते थे, वीरू हो, जहीर हो, MS धोनी हो, युवराज सिंह हो, मोहम्मद कैफ, हरभजन सिंह, क्योंकि मैं जब देश के लिए पहली बार खेला तो मुझे लगा था कि ये चीज़ मेरे लिए होना बहुत ज़रूरी था, कि कोई आके कप्तान या सीनियर प्लेयर आके बोले कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तुझे मौके मिलेंगे, तू बिना डर के खेल। क्योंकि प्रेशर बहुत होता है उस लेवल पे। एक तो इतने खिलाड़ी खेलते हैं, उससे आपको चुना जाता है। 4-5 इनिंग आपके ख़राब चले गए तो शायद वो आप ड्रॉप हो जाएंगे, नए खिलाड़ी आ जाएगा, और शायद इंडिया में इतना टैलेंट है कि आपको आगे मौका ही ना मिले। तो मेरा ये वसूल था कि यार जिसको मौका दूंगा उसको कॉन्फिडेंस भी दूंगा, कि तू जाके परफॉर्म कर। आई बिलीव वन थिंग इन लाइफ, यू नेवर पिक पीपल टू फेल। तो फिर मैं कप्तान ही नहीं हूँ। अगर मुझे सिर्फ प्लेयर रिप्लेस करना है तो मेरा काबिलियत क्या है? आपको प्लेयर बनाने हैं, आपको क्रिकेटर्स बनाने हैं, और किस तरीके से बनाने हैं। मेरे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, और मैं अपने एक सोच से चलता था कि अगर खिलाड़ी को अच्छा खेलना है तो उसको कॉन्फिडेंस देना है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी के ऊपर इतना प्रेशर मत डालो कि वो टूट जाए। गेम प्लेयर बनाने के लिए है, प्लेयर तोड़ने के लिए नहीं। और टैलेंट इंडिया में अभी देखो, अभी T20 वर्ल्ड कप आप जीते हैं, बल्लेबाजी हमने इतनी ताबड़तोड़ की, छक्के ही मारते सब। मुझे अभी भी याद है, आपके चैनल में मेरा एक इंटरव्यू आया था मैच से पहले दिन। कहता है, मेरे से पूछा था कि इंडिया का क्या लगता है। मैंने कहा इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया के बैट्समैन सिर्फ छक्के ही मारते हैं। तो उस समय सहवाग इतने, उस समय में 2002, 3, 4, 5 जो खिलाड़ी था, जो मुल्तान में उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई, मुरलीधरन के सामने उन्होंने बॉम्बे में एक दिन में 290 रन बनाए, अनथिंकेबल था उस समय। तो खिलाड़ी ऐसे थे कि आपको बैक करना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि वो अपनों को खुद को एक्सप्रेस कर सके। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप लीडर है, अगर आप कैप्टन है, तो आपके साथ जो आपकी कोलीग्स है, जो आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ खेलते हैं, उनको आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहाँ वो एक्सप्रेस करे अपने आप को, रिस्ट्रिक्ट ना करे। ये डर से ना खेले। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि गेम में हार जीत होती रहती है, हारेंगे लेकिन जीतेंगे भी। मुझे ड्रॉ नहीं चाहिए, और मुझे वैसे खिलाड़ी चाहिए जो जिताएंगे। जो सहवाग था, जो धोनी था, जो युवराज था, जो हरभजन था, वो दिल से खेलते थे और लड़ के खेलते थे। एक तो नॉर्थ इंडियन है, लड़ते भी थे, और उसके साथ टैलेंट भी है। जहीर तो वो सारे मैच विनर्स थे मेरे साथ, और मुझे दिखता था कि ये लोग मुझे जिताएंगे। मैं अभी आपका एक प्रेडिक्शन बताने वाला हूं यहाँ पर। आप सब लोगों को शायद नहीं पता हो, लेकिन दादा ने T20 में एक प्रेडिक्शन किया था अभी, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दादा, अगर अभी की जो T20 है, सपोज करिए इसमें कुछ आपको सिलेक्शन में कुछ चेंज करना है, कुछ इधर उधर करना है, आपकी चॉइस क्या होगा? आप कप्तान हैं, कल क्या डिसीजन लेंगे? देखिए, इंडिया के पास इतने खिलाड़ी हैं अभी, स्पेशली T20 में, कि आप 2 टीम बना सकते हैं। क्या बात है! आपके पास अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, सूर्या है, पांड्या है, और जो बाहर बैठे हुए हैं जैसे यशस्वी जायसवाल, सूर्यवंशी, मैं अभी उनके बारे में बात कर रहा था।
14-15 साल के हैं और क्या बैटिंग करते हैं। आपके पास ऋषभ पंत है जिसको मौका ही नहीं मिलता, श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिलता। तो हमारे पास इतने खिलाड़ी हैं जिससे कि इंडिया की जो दूसरी टीम बनेगी वो कई टीमों से शक्तिशाली टीम होगी। तो ये एक काबिलियत है इंडियन प्लेयर्स में, क्योंकि सबको ना क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है और मेहनत भी करते हैं। मैं हमेशा जब बाहर जाता हूँ, मैं इस समय साउथ अफ्रीका में था, तो वो मुझे पूछते हैं कि यार इंडिया इतना अच्छा क्यों है। मैंने कहा हमारे जब खिलाड़ी बड़े होते हैं ना, वो बहुत टफ सिचुएशन से बड़े होते हैं, प्रेशर में रहते हैं, रिजेक्टेड होते हैं, ओपिनियंस होते हैं कि यार तू तो अच्छा ही नहीं है, तेरे से वो अच्छा है। वो उसी माहौल में बड़े होते हैं, तो उनको चीज़ ना आसानी से मिलता नहीं है। इंडिया में मौका मिला तो आसानी से नहीं मिलता, अगर मौका मिला तो एक लेवल पे परफॉर्म करना है, क्योंकि आपके जो पिछले प्रेडिसेसर्स थे वो एक लेवल पे परफॉर्म किए, तो उनको वो हार्ड ग्राइंड से बड़ा होना पड़ता है, जिससे कि वो टफ बन जाते हैं और इसीलिए वो अच्छे खिलाड़ी बनते हैं, बिकॉज देयर अपब्रिंगिंग इज़ वेरी वेरी टफ, एंड उससे दे बिकम स्ट्रॉन्ग, दे बिकम मेंटली टफर एंड फिजिकली स्ट्रॉन्गर। की करना ही है कि मेरे पास नहीं करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो इसीलिए मैं समझता हूँ हमारे पास जो खिलाड़ी, अभी आईपीएल शुरू होगा, आईपीएल में आप इतनी टैलेंट देखेंगे जिससे कि इंडिया की 2 टीम बन सकते हैं और इंडिया की ये क्रिकेट की डोमिनेंस बहुत समय तक चलेगा। दादा अगर आपकी कप्तानी में हम इनमें से 3 खिलाड़ियों को पिक करें, आपको लगता है वो कौन से खिलाड़ी होने चाहिए थे जो आपकी काश उस समय आपके पास होते? तो 3 खिलाड़ी। एक विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह। ओके। ये दोनों जो उस टीम में वॉक इन कर सकते थे, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह। MS धोनी था तो ऋषभ पंत के लिए मुश्किल, ये 2 शायद आराम से वॉक इन करते थे, बाकी सबको थोड़ा सा वेट करना पड़ता था। एक को आपने टेस्ट का कैप्टन बनाया, उसका नाम नहीं लिया आपने, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में वॉक इन करेंगे आराम से इंडिया के लिए, T20 और 50 ओवर्स क्रिकेट में। अब मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ। और रोहित शर्मा इंडिया के मशहूर, बहुत बड़े कैप्टन है, मशहूर कैप्टन है, और कैप्टन इसीलिए बने थे कि उन समय जो मैं बोर्ड का प्रेसिडेंट था उस समय, तो हमको ये लगा था कि मैं प्रेसिडेंट था और जय शाह सेक्रेटरी थे, तो उनको ऐसा लगा था कि इस समय की वो सबसे बेहतरीन कप्तान हो गए। विराट कोहली ने कप्तानी से मना कर दिया था, तो उस समय रोहित शर्मा ही सबसे बड़ा अच्छा रिप्लेसमेंट था। उन्होंने आईपीएल भी जीते मुंबई इंडियंस के लिए 4-5 बार, तो वो उस चीज़ से उनको चुना गया। और देखिए वो भारतीय क्रिकेट को कहाँ आगे लेके गए, सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से नहीं, अपनी कप्तानी से भी। और वो एक ऐसे कैप्टन हैं जिसके बारे में खिलाड़ी बोलते हैं बाहर कि रोहित भैया तो बहुत अच्छा था। वो बहुत ज़रूरी है कि आप ये ऐसा छाप छोड़ो कि आप जब कप्तान नहीं रहोगे तो आपके जो कोलीग्स है, आपके जो खिलाड़ी है, वो बोलेंगे नहीं ये कप्तान तो बहुत अच्छा। क्या बात है दादा। इस बार जब T20 चल रहा था तो आपने एक चैनल को बोला था कि संजू सैमसन को लॉन्ग रोप देना चाहिए, वो भी पाकिस्तान के मैच से पहले। और जब रोप मिला थोड़ा सा तो वी हैव सीन व्हाट इज डन। तो आप एक सूदजेर भी हैं, भविष्यवक्ता भी हैं। दादा एक बात बताइए, एक डिबेट है, अनएंडिंग डिबेट है, और हम उस पर क्लोजर चाहते हैं आपसे, विराट और सचिन। ये मत पूछिए मेरे से। हु इज ग्रेटेस्ट? दोनों बहुत अच्छे हैं और मैं सबसे खुश हूँ दोनों इंडिया के हैं। दोनों इंडिया के लिए इतने मैचेस जिताए हैं, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जब आप खेलते हो ना तो आपको पता चलता है कि इतने रन बनाना, इतने सेंचुरीज बनाना कितने मुश्किल है। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े प्लेयर हैं, मैं उनको पास से देखा हूँ, मैं उनके साथ इतने खेला हूँ। जब मैं उनके साथ शायद 250 वनडेज ओपन कर चुका हूँ, तो मैं घर में आके हमेशा बोलता था कि यार मुझे ना मेरी गेम नीचे जानी नहीं चाहिए। तो कभी कभी मेरी वाइफ पूछती थी क्यों, गेम में तो ऊपर नीचे होता है। मैंने कहा नहीं यार, लोग बोलेंगे यार दूसरे एंड पे इतना बड़ा प्लेयर है और दूसरी तरफ एक एवरेज प्लेयर है, तो मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरा गेम नीचे आए। और मैं एक चीज़ लाइफ में बिलीव करता हूँ कि आप अच्छे लोगों के साथ खेलोगे ना, जो आपसे बेहतरीन प्लेयर है, जो आपसे स्ट्रॉन्गर प्लेयर है, आपका गेम भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि आपका लेवल भी वो बन जाता है। इसीलिए मेरे हिसाब से विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बीच कंपैरिजन होनी नहीं चाहिए। दोनों भारत के हैं, बट मैं सचिन को बहुत पास से देखा हूँ और बहुत बड़े प्लेयर है वो। दादा आपने बोला कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो गॉड ऑफ क्रिकेट एंड गॉड ऑफ ऑफसाइड दोनों साथ खेलते थे। वी आर ब्लेस्ड टू सी दोस डेज। हाँ, बहुत मैचेस एक साथ खेले।
और एक अच्छा रिश्ता भी था दोनों में, क्योंकि ओपन करते थे। हाँ। ओपन करके भारत के लिए खेलते थे। दोनों ने 10-10 हज़ार से ज़्यादा रन बनाए वनडे क्रिकेट में। बट मेरी एक कंप्लेन थी उसके सामने कि कभी वो स्ट्राइक लेते नहीं थे। अच्छा। हाँ, हमेशा मुझे ही बोलते थे कि तू स्ट्राइक ले, क्योंकि उनको जो शोर मचता था ना जब पहला बॉल होता था, उनसे उनका डिस्ट्रैक्शन होता था। तो मैं उनको कभी कभी बोल देता कि जाके कि सच मेरा उतना कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है, तू स्ट्राइक ले। तो उसका 2 आंसर था। जब वो अच्छा खेलता था तब वो बोलता तो सब ठीक चल रहा है, तू स्ट्राइक ले। और जब वो खराब खेलता था तो वो बोलता था मेरा फॉर्म ठीक नहीं है, तू स्ट्राइक ले। तो हमेशा स्ट्राइक मुझे ही लेना पड़ता था, मुझे ही लेना पड़ता था। बट लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इतना बड़ा खिलाड़ी मैंने नहीं देखा हो। इतने ये तो आपने मेरे सवाल का उस समय इतने गेंदबाज होते थे हर टीम में। अब वेस्ट इंडीज़ में जाओ वॉल्श, एम्ब्रोस, बिशप, अब ऑस्ट्रेलिया में जाओ मगरा, ली, गिलेस्पी, शेन वॉर्न, आप पाकिस्तान में चले जाओ वसीम, वकार, शोएब, आप इंग्लैंड में चले जाओ, साउथ अफ्रीका चले जाओ, हर टीम में बहुत बड़े बड़े बॉलर होते थे और वो उन सब के सामने जिगर से खेला है। 100 शतक बनाना इतना मतलब नामुमकिन है। और एक बंदे ने किया और मैं उसको 14 साल से देखा हूँ। अंडर 15 एक साथ खेले थे और इसकी जो प्रोग्रेस है, यू नो, वी एज इंडियंस आर एक्सट्रीमली प्राउड। दादा, एक और सवाल, ग्रेटेस्ट कैप्टन सौरव गांगुली या महेंद्र सिंह धोनी? महेंद्र सिंह धोनी। यू बिंग टू हम्बल था, यू बिंग टू हम्बल। महेंद्र सिंह आप धोनी लोग है। किसको कहेंगे? नहीं, दादा, महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप जीते हैं। मैं तो वर्ल्ड कप रनर्स अप रहा हूँ, 3 वर्ल्ड कप कप्तानी की है भारत के लिए। हमारे समय T20 होता नहीं था, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप। बट MS धोनी ने जीता है। तो मैं वाइट बॉल क्रिकेट में MS धोनी बहुत बड़ा कप्तान है और रांची से हैं, ईस्ट जोन से हैं। और मुझे बहुत गर्व होता है कि वो छोटे से शहर से आते हैं, झारखंड, रांची, जहाँ पे पहले कभी किसी ने खेला ही नहीं, देश के लिए कभी खेला ही नहीं, और वहीं से आके इतना बड़ा खिलाड़ी बनना देश के लिए, ये बहुत गर्व की बात है। जिससे कि अभी आप ईशान किशन को देखते हो, वो भी झारखंड से आते हैं। अपने इलाके से, अपने स्टेट से अगर कोई बड़ा बनता है ना, तो उसका इम्पैक्ट जो आगे के खिलाड़ी है वो आते हैं उसके ऊपर बहुत होता है। वो कॉन्फिडेंस होता है कि अगर माही कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ईशांत किशन और आगे भी आप खिलाड़ी देखेंगे बहुत सारे। सूर्यवंशी है, वो तो बिहार से है, वो झारखंड से नहीं है, बट उस समय सेम था जब धोनी खेलता था। तो वो भी धोनी को देख के ही बड़े हुए हैं कि यार धोनी भैया मेरे बाजू में रहते और इतने बड़े बड़े छक्के मारते थे। मैं यंग धोनी को ज़्यादा पसंद करता था, मैच्योर्ड धोनी से, क्योंकि इतनी आसानी से छक्के मारते हुए मैंने बहुत कम लोगों को देखा। इतने बड़े बड़े बाल MS धोनी और प्रेशर में इतने लंबे लंबे छक्के मारना। तो मुझे गर्व है कि मैं बंगाल से था और वो झारखंड से हैं। दोनों स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ बड़े प्लेयर नहीं बनते थे, जैसे बॉम्बे में बनता था, दिल्ली में बनता था, बेंगलोर में बनता था। उस समय, हमारे समय, हम जब छोटे थे तो वहाँ से उतने बड़े प्लेयर नहीं बनते थे। तो इसीलिए धोनी के लिए बहुत गर्व है। दादा, इट्स सच एन ऑनर टू हैव यू एंड थैंक्स जैक्सन पावर के लिए। और अब मैं समीर जी को पहले यहाँ पे प्लीज जरा चेयर लगाइए, और मैं समीर जी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। पहले चेयर आने दीजिए समीर जी यहाँ पर। और दादा, जैसा हमने कहा कि इस शो का नाम है पावरफुल महाराजा, और ये सिर्फ आपके क्रिकेट के लिए नहीं है, ये आपकी एक नई पावर की पारी भी है, वो है जैक्सन के साथ। आइए प्लीज समीर जी, कम। और आज सौरव गांगुली सिर्फ एक क्रिकेटिंग लेजेंड नहीं है, बल्कि जैक्सन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ हैं जैक्सन के चेयरमैन श्री समीर गुप्ता जी। थैंक यू समीर जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच। आपने एक्चुअली एक पावर एम्बेसडर को ही चुना है, एक्चुअली ही इज अ लेजेंड। समीर जी, आपको कब लगा कि सही समय है जैक्सन अपने साथ दादा जैसे चेहरे को जोड़े? तो ये कोई समय या टाइमिंग का डिसीजन नहीं था। आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अलाइनमेंट व्हाट वी हैड विद सौरभ दादा। इन्होंने अभी इतने स्टोरीज शेयर करे अपने क्रिकेट के करियर में। मैं कोइंसिडेंसेस में भी बिलीव नहीं करता। आई थिंक इट वाज अ planned incidents by the universe that we kind of partnered and joined hands. And when I say alignment था, हमारी वैल्यू सिस्टम जो हम शेयर करते हैं दादा के साथ और जैक्सन की जो लीडरशिप है उसमें सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट है। एक एग्जांपल मैं लूँगा सर्वेंट लीडरशिप का।
जो मैं आज दोपहर में भी इनसे बात कर रहा था, where as a leader, as a captain, we work for our teams. And like he said, you know, his role was as a captain to produce more players within the team. And when you start working for your team, that's truly when, you know, magic can happen and team can actually unleash the potential what they have got. So that's one quality which was pretty common amongst us, which we thought is absolutely aligned. Second quality मैं बोलूँगा resilience की. Always fighting का attitude, never give up attitude, being in a solution mode. Problem कितनी भी आ जाए, हिम्मत ना हारना, अपनी टीम को हमेशा बैक पे पैट करना, the point we were making earlier also. And finally, I will also say of consistency. We are a 80-year-old company now, approximately 78 to be more precise. And इस 78 ईयर्स में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बट रिजिलियंस था, कंसिस्टेंसी थी. ये क्वालिटीज़ देख के हमें लगा कि इनको भी यही लगा, शायद मेरे को तो डेफिनेटली लगा. पहली मीटिंग जब हमारी हुई, हमने शेक हैंड नहीं करा था, बट वी बोथ वॉकड आउट ऑफ द रूम विद अ स्माइल ऑन आवर फेसेस. इट वाज अ अनसेड shaking of the hand कि yes, we are going to be working together. That's how we decided to partner. You're absolutely right. Resilience or leadership, Dada is a chalta firta system for us to learn. Dada, जब जैक्सन ने आपसे संपर्क किया, they got in touch with you, आपका पहला रिएक्शन क्या था? मैं जब समीर जी और उनके जो कोलीग्स हैं उनसे मिला, इनकी एक लेगेसी है. जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगा कि एक जो कहते हैं ना जो क्वालिटी एंड क्लास, वो इनको जब इनको पहले जानता नहीं था. मैं जब पहली बार मिला, जब मुझे कहा कि मिलने चाहते हैं, तो मैं कंपनी का थोड़ा प्रोफाइल क्या करते हैं, कितने सालों से बिज़नेस में हैं, वो चीज़ मैं देख के आया था. फिर जब इनसे सामने मिला, क्योंकि आप जब किसी के साथ जुड़ते हो, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, ज़िंदगी के साथ जुड़ते हो, और आपका वो जो ब्रांड है, जो जैसे उन्होंने कहा लेगेसी, 78 ईयर्स ओल्ड कंपनी उनके ग्रैंडफादर ने शुरू की थी. एक्चुअली उनका नाम था जय किशन गुप्ता, जिससे कि बना है जैक्सन. आज मैं पहली बार आज सुना उनसे, उन्होंने जब मुझे कहा, तो उन्होंने जनरेटर से शुरू की, उसके बाद डाइवर्सिफाई किए, ऐसे सोलर पे, एनर्जी पे, ग्रीन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे. तो मैं समझता हूँ जो आपकी जो लेगेसी हो, आपकी जो सक्सेस हो, वो लॉन्जिविटी के साथ बहुत जुड़ा रहता है. आप इस तरीके से देख सकते हैं, आप अच्छे हो इसीलिए लंबे समय तक चले, या लंबे समय तक चलने के लिए आपको अच्छा बनना पड़ा. स्पोर्ट्स में भी वो सेम कनेक्शन है. आप तेंदुलकर की बात करते हैं, कोहली की बात करते हैं, 100 मैचेस, 100 शतक बनाए, 600-700 मैचेस खेले. मैं 500 मैच खेला हूँ इंडिया के लिए. तो वो एक लिंक होता है कि आप अच्छे हो इसीलिए खेले, कि आपको उतना समय खेलने के लिए अच्छा बनना पड़ता है. तो जिस तरीके से आप देखे हो, तो इसमें एक जो कहते हैं ना अचीवमेंट बोलें, इसमें आप सिस्टम्स बोलें, इसमें आप एक्सेप्टेंस बोले मार्केट में, क्रेडिट, क्योंकि प्रेशर सबके ऊपर रहता है. अगर मैं जब इंडिया के लिए खेला, या सचिन खेला, या कोहली खेला, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो उनको अगर आप मौका देते वो भी अच्छा कर पाता, बट आपको आपका जगह पकड़ के रखना था परफॉर्मेंस थ्रू. तो मैं यही समझता हूँ कि ये कंपनी जो इतने समय से अपने आप को मार्केट में, और मैं आज वो बोल रहे थे कि हम 2000 करोड़ थे, अभी बिलियन डॉलर की कंपनी हो गई. मेरे लिए वो यार्डस्टिक नहीं है, वो एक पार्ट ऑफ यार्डस्टिक है. वो तो बिजनेस में आपके नंबर्स होना बहुत ज़रूरी है, बट आपकी जो क्रेडिबिलिटी, आपकी जो एक्सेप्टेंस, आपकी जो लोगों तक पहुंचना, और आप हर चीज़ में डाइवर्सिफाई करते हो और वहाँ पे भी आपको एक्सेप्टेंस मिलना, आपकी जो अडेप्टेबिलिटी एबिलिटी है, लोगों के पास पहुँचने एबिलिटी, वो सबसे ज़रूरी होता है. क्योंकि गेम तो बहुत लोगों ने खेला है, टेस्ट खेले हैं, बट छाप छोड़ने वाले खिलाड़ी बनना चाहिए. जो आप MS धोनी के बारे में बोले, आप विराट कोहली के बारे में बोले, तेंदुलकर के बारे में बोले, सहवाग के बारे में बोले, राहुल द्रविड़ के बारे में बोले, ये सब खिलाड़ी छाप छोड़ के गए, देश को आगे लेके गए. तो मैं समझता हूँ जैक्सन ऐसा एक ब्रांड है जो बिजनेस वर्ल्ड को अपनी काबिलियत से आगे लेके गए हैं, और इसीलिए मेरे लिए उनके साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट की बात है. दादा, लेगेसी समथिंग जो हम बड़े अच्छे से समझ सकते हैं. एक लेगेसी आपकी है, और एक आपकी फैमिली की लेगेसी है जो कोलकाता में है, वो भी बहुत साल पुराना एक बिजनेस है. वो लेगेसी हम समझ सकते हैं, वी कैन कनेक्ट टू इट.
आसान भाषा में समीर जी, जैक्सन क्या करता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आसान भाषा में मैं यही बोलूँगा कि जैक्सन रिलेशनशिप्स बनाता है और बिजनेस तो उसका एक बाय प्रोडक्ट है। बिजनेसेस की बात करूँ तो हमारा जो बिज़नेस मॉडल है बहुत यूनिक और इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है। हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम डेवलपर हैं, हम ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं, O&M करते हैं, और अब हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ कोर्स हमारे ग्रीन जेनसेट्स हैं जो लेगेसी बिजनेस है, पिछले 50-60 साल से चलता आ रहा है। देन वी आर मैन्युफैक्चरिंग सोलर मॉड्यूल्स, नाउ गेटिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर सेल्स, वी आर मैन्युफैक्चरिंग बेस, we are getting into or already have got into defense related equipment. Then we are manufacturing electrolyzers, we are producing biogas, we are producing ethanol. Now hydrogen के 2 प्रोजेक्ट्स हमारे एक आंध्रा में और यूपी में आ रहे हैं। EPC में हम सोलर EPC कर रहे हैं, लगभग करीब 8 या 9 कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं as we talk, and that is a significant part of the business though. We are doing substation, transmission, metro, railways, now got into civil as well, water distribution, and plus as I said O&M के contracts भी हम लेते हैं related to renewable energy. Basically हमारी theme is sustainability. Whatever businesses we have got into EV, मैं आपको बताना भूल गया, we just got into EV. हमारा पहला EV अगले 4 या 5 महीने में is going to be on the roads, which is going to be a three-wheeler cargo, which is going to be there, as I said, on the roads very shortly. So जितना भी आपने देखा होगा, जो भी हमारा थीम है, चाहे वो लेगेसी बिजनेस हो या जो भी हमने जिसमें इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, all around sustainability. Diverse, focused and very consumer centric profile. लेकिन इंडिया जब एनर्जी ट्रांजिशन की बात करता है और नेट जीरो की बात करता है, तो एक्चुअल ग्राउंड पे क्या स्टेटस है? ग्राउंड पे अगर आप डाटा देखें, आई थिंक देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। अगर मैं पिछले 10 या 12 साल की जर्नी देखूं इस कंट्री की, एज ऑफ टुडे एज वी टॉक, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पावर की इज़ अबाउट 520 गीगावाट, जिसमें से मोर देन 50% रिन्यूएबल पावर से आती है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट व्हाट वी हैव सीन एज अ कंट्री इन लास्ट 10 years, विच वी कुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ मे बी वे बैक इन 2010 और 12। और मुझे अच्छी तरह से याद है 2012 में जब हमने डाइवर्सीफाई करा था सोलर में, वी हैड पुट 2 पावर प्लांट्स इन राजस्थान, एंड तब हम बिजली, गवर्नमेंट की सब्सिडी होती थी, बिजली बेचते थे हम 12 रुपये पे, 9 रुपये पे, 8 रुपये पे, धीरे धीरे करते करते 6 पे आई, और आज का जो टैरिफ है वो लगभग 2.5 और 3.5 रुपये के बीच में वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन पावर प्लांट का साइज़ क्या है, रूफ टॉप है या लैंड बेस्ड पावर प्लांट है। अब आप देखें 2.5 या 3 रुपये इज़ अ sustainable model. It's a business case. It is cheaper than the grid. So no longer government has to subsidize it to make it popular. That's why adoption is so high. So this is the kind of transition we have seen in last 15 years. And net zero, हमारा target as a country to be net zero by 2070. The initiatives what government is taking, what industry is taking, I don't see any reason why we will not be net zero by 2070. जब इतना बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है, इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, तो कंपनीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज या चुनौती क्या होगी? अगर मैं स्पेसिफिकली अपने सेक्टर की बात करूं, देखें फंडामेंटली विद एवरी अपॉर्चुनिटी लाइज अ चैलेंज, लाइकवाइज इन एवरी चैलेंज देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। सो अगर मैं रिन्यूएबल सेक्टर की बात करूं खासकर, तो देयर आर चैलेंजेस अराउंड एग्जीक्यूशन ऑन द ग्राउंड। हमारे को लैंड रिलेटेड इश्यूज आते हैं, ट्रांसमिशन का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है जितना डिमांड है, which of course these are the issues which government is aware of, and as an industry and government we are collaboratively working to solve the issues. Then solar power या even wind power, if you of course I am sure everybody would understand, it's intermittent power. You can't store the power because अगर sun है तो ही power बनेगा या wind है तो ही power बनेगी। तो storage एक हमारा issue है जिस पे बहुत काम चल रहा है। Of course batteries की prices बहुत कम हो गई हैं पिछले 3 साल में specifically, but then we are again dependent on import for lithium. So उसके ऊपर भी we are trying to work as an industry, what could be new innovations so that we have some different technology where we don't depend on imports of lithium on China or someone else. So I would say those 3 are the fundamental problems, followed by I think as a country हमारे को टेक्नोलॉजी पे, R&D पे, इनोवेशन पे और फोकस ज़रूर करना चाहिए, जो शायद थोड़ा लैकिंग है, where our dependency on external world kind of becomes zero. I think if we can achieve that,
that's going to be a great achievement for this country. So, Sameer ji, thank you very much and all the best. And big thank you for Dada. Thank you. लेकिन दादा आप मेरे साथ बने रहिए अभी यहाँ पर, क्योंकि अगर दादा हैं तो हम अगर बैट बॉल नहीं रखेंगे तो ठीक नहीं होगा। दिनेश मेरे सहयोगी, मैं उनको बुलाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ पर वो एक मिनी पिच थोड़ा सा तैयार करिए। दादा प्लीज़ बी विद अस यहाँ पर। थैंक यू समीर जी, थैंक यू वेरी मच, बी विद अस सर, थैंक यू वेरी मच सर। दादा ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन आपके ऑटोग्राफ के साथ हम बॉल वहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हर एज ग्रुप में दादा की फैन फॉलोइंग है, एवरीबॉडी। हम जब आ रहे थे एवरीबॉडी सेड वी वांट अ लिटिल पीस ऑफ दादा, सो दिस इज व्हाट वी कैन गिव इट टू देम। नमस्ते दादा, कैसे हैं आप? बहुत तो वो जिनको दुनिया ऑफ साइड का भगवान कहती रही, वो जिन्होंने कभी बाएं हाथ के गेंदबाज को तो एक्चुअली गेंदबाज माना ही नहीं, ऑफ साइड के भगवान मार्कर सौरव गांगुली। और एक दिन ऐसा भी होगा कि वैसे तो दादा आपको कवर बहुत किया है। We'll take your sign. Marker, we need a marker. हाँ, मेरे पास पेन तो है लेकिन sign it and we'll throw it in this. if this is working, please check. We have got a marker. Even this is working. It's working. दादा का हाथ है तो काम होने So I'll लगता give him the. I'll. हाँ, okay. You have to. He will throw the ball at you. आप अभी अंपायर वाली भूमिका में हैं, आप बताएं। तो अब ये चुनौती मेरे सामने है। दादा को क्रिकेट में इतने बड़े नामों में से एक को मैं गेंद डाल रहा हूं जिसने गली क्रिकेट भी शायद अच्छे से कभी खेली हो। हाँ, पहले नो बॉल, ये इशारा भी हो गया। देखिए अंपायर से आप बड़ी Actually, it's a soft ball, so don't get afraid of it. It will not hurt you. So it's a soft ball. लेकिन दादा जब आप ऐसे खेल रहे होंगे तो बॉल तो इधर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे, ऑफ साइड में, ऑन साइड में। Wow. Dinesh. और ये तो सीधे आपने अंपायर के पास ही फेंक दी। नहीं, अब ये बारी आपकी है। No, good, अच्छा। good. तो अब स्ट्रेट ड्राइव की डिमांड है दादा। क्या बात। Dada, if you can please sign this. Please sign. तो ये शॉट्स ऑन द डिमांड है, लेकिन असल में लोगों की ये स्ट्रेट ड्राइव हो तो गई लेकिन बॉल उधर नहीं गई, तो लोग ये कह रहे हैं नहीं, फिर उसके लिए आपको कहना पड़ेगा कि आप ये Thank you very much. अब एक आप डाल रहे हैं एक बॉल। अच्छा, Put it on the outside. Here it comes. Let's see who's the lucky one here. There you go. Okay, Dada. Next one. ड्रॉप कैच। तो पहले इस पे आप ऑटोग्राफ करा लें। इकट्ठे ही करा लेते हैं ताकि फिर बाद में टाइम जाया ना हो। Dada, and do sign this bat also once, please. हाँ. Okay, Dada. Last 3-4 balls, and let's see the lucky ones, Dada. Okay. You're on both sides. Wow. Yes, Dada.
ओके दादा, लास्ट फ्यू मोर बॉल्स एंड और यहाँ पर यू आर सीइंग द गॉड ऑफ Oh yeah, why not? Go it. Go it. You get a sign with Dada, please. And they want the signature of yours. Thank you, Dada. Wow. Dada. We'll sign it. We'll sign it for you. जाइए. आपके Yeah, he's a great coach also. दादा इस पे ऑटोग्राफ है. You sign it. And honestly, हम सभी चाहते हैं कि दादा should also coach, because दादा, that team will be such a different team. Khair, there comes Dada. Yes. Wow. That's a moment, Dada. Grateful to you. A big round of applause, please.